मैं तो भाग रहा हूँ पाकिस्तान से। ये वीडियो रफ्तार ने 2023 में बनाई थी और अब 2026 चल रहा है। अब तो इससे भी ज्यादा तेज रफ्तार में लोग भाग रहे हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं, यहाँ से तो बड़े बड़े भाग चुके। तो अगर आपको मौका मिले टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान एंड सेटल अब्रॉड, क्या आप जाना पसंद करोगे? हाँ, या डेफिनेटली, लाइक बिल्कुल, इमीडिएटली। दैट्स माय गोल। रीमा, मलाला, ताबिश हाशमी, गांधी साहब, जनरल राहील शरीफ, वकार यूनिस, सकलैन मुश्ताक, गुलाम अली आलमगीर और बुशरा अंसारी तो पहले ही पाकिस्तान छोड़ चुके थे, लेकिन पिछले 3 सालों में इमरान रियाज, साबिर शाकिर, मुईद पीरजादा, कासिम सूरी, मलिक रियाज, हुसैन दाऊद समेत 34 लाख मजीद पाकिस्तानी मुल्क को खैरबाद कह चुके हैं। बस एक आदमी है जिसे हुकूमत खास तौर पर बाहर भेजना चाह रही है, लेकिन वो नहीं मान रहा। खैर, इंसान तो इंसान, अब तो कारोबार भी भाग रहे हैं। पिछले 3 सालों में पीएनजी, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, ओबर, फाइजर और यामाहा समेत दर्जनों कंपनीज भी अपना बोरिया बिस्तर पाकिस्तान से लपेटकर जा चुकी हैं। हम इस डॉक्यूमेंट्री में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है। ये एक सोशल इशू है, पॉलिटिकल इशू है या फिर प्योरली इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेकिन आप तो जानते ही हैं, रफ्तार को भी बहुत से लोग मशवरे देते हैं कि पाकिस्तान छोड़ दो, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। हालांकि यहाँ रुकने की हमें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, लेकिन हम क्या करें, हमें जेजे का वो वाला गाना बहुत पसंद है। हम क्यों चले जिस राह पर सब भी चले। इसलिए हमने एक मुश्किल राह पर चलने का फैसला किया है, लेकिन अगर आप भी हमारा साथ दें तो शायद ये सफर आसान हो जाए। सो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज ज्वाइन अवर पैट्रियन कम्युनिटी एज वेल। लेट्स गो, लेट्स स्ट्रीट। वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब। अली हैदर ने बताया था कि यहाँ का सिस्टम खराब है, लेकिन आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा सिस्टम कितना खराब है। इस चार्ट को गौर से देखें। यह वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये चार्ट बताता है कि कौन सा मुल्क अपनी आवाम को ग्रो करने की सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। चार्ट के बीच में जो ग्रे लाइन है वो दुनिया का एवरेज स्कोर है। इससे ऊपर के मुमालिक तरक्की याफ्ता और इससे नीचे के मुल्क रेलू कट्टे मुमालिक समझे जाते हैं। एज एक्सपेक्टेड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, यूके, अमेरिका और कनाडा जैसे मुमालिक के सिस्टम्स दुनिया में बेस्ट समझे जाते हैं। लेकिन यहाँ एक सरप्राइज है और वो है इसराइल, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिहाज से दुनिया की टॉप कंट्रीज में शामिल हो चुका है। जानते हैं फलस्तीन की रेटिंग क्या है? 133। 7 अक्टूबर के बाद इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखा गया है, लेकिन फलस्तीन से भी बहुत नीचे 168 नंबर पर एक मुल्क है जहां ना किसी का कब्जा है, ना कोई जेनोसाइड हो रहा है। इस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, हमारा पाकिस्तान, हमारा न्यूक्लियर पाकिस्तान, हमारा $7 ट्रिलियन के मादनी वसाइल वाला पाकिस्तान। ये एक शॉकिंग नंबर है। यानी 70 साल के कब्जे और तमाम तर मजालिम के बावजूद फलस्तीन के हुक्मरान अपनी आवाम को पाकिस्तान के हुक्मरान से एक बहुत बेहतर सिस्टम प्रोवाइड करने में कामयाब रहे हैं। शायद यही वजह है कि आज पाकिस्तान के आधे से ज्यादा नौजवान यहाँ रहना ही नहीं चाहते। I have a very good friend of mine, UK आया as a higher education commission की scholarship पे PhD करने का। So he did his PhD, he went back and he became a lecturer professor in NAD University in Karachi. मैंने उसको कहा, how are you doing in Karachi? कहता, I left Karachi. The lecturer or probably assistant professor of NAD University migrated to Portugal in Europe illegally. He has claimed asylum there. डॉक्टर्स जो अभी पिछले 3 साल में गए थे 50% मोर देन द डॉक्टर जो 2015-18 में गए थे। इंजीनियर्स 34% ज़्यादा है, अकाउंटेंट 26% ज़्यादा है। Last year I was in Turkey for a month और मुझे वहाँ पाकिस्तानी लड़के मिले और शॉकिंग ये था, इस दफ़ा टर्की में मुझे मजदूरी करते हुए कराची के लड़के मिले, नाज़िमाबाद के, नॉर्थ नाज़िमाबाद के। जनवरी 2026 हाई क्वालिफाइड लोगों के इनखला का बदतरीन महीना था, जब तकरीबन 3000 हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मुल्क को खैरबाद कह गए। और यही है सबसे बड़ा मसला। पिछले 4 सालों में 42,000 डॉक्टर्स और इंजीनियर्स पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, जो एक ऑल टाइम हाई है। ड्राइवर्स और मजदूर जैसे अनस्किल्ड लोग तो 70 के ऑयल बूम से मिडिल ईस्ट जा रहे थे, लेकिन आज का सबसे अहम सवाल यह है कि मुल्क की पढ़ी लिखी क्लास क्यों मुल्क से जा रही है।
कयूमाबाद चौरंगी पे मैं अभी ट्रैफिक थी बहुत, तो वो एकदम से मैंने देखा कि वो गन यहाँ पे आ गई है मेरे। मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ तो एक बाइक वाला साइड पे आ रहा है नज़दीक से और मुझे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने देखा यार ये तो फिर अभी तो 2-3 दिन पहले लुटा हूँ, आज तो बच्चे भी साथ में, तो यहाँ पे आ गया तो मैंने उसको हिट करने की कोशिश की। उसने गाड़ी रोक के मुझे कह रहा हो भाई क्या कर रहे हो। खैर मैं घर पे गया था एंड अगेन आई सीरियसली आई थॉट दैट एग्जैक्टली दिस इज़ द टाइम। अब इस शहर में और इस मुल्क में रहना जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया। जितने मुल्क में जिसमें हालात ख़राब होंगे उतने लोग ज़्यादा जाएंगे। मसलन एक मुल्क है लेबनान, जो एक वॉर टर्न कंट्री है, जिसके बहुत बुरे हालात है, आपको पता ही है, छोटा सा मुल्क है। वहाँ पे रेमिटेंसेस जो है 22% ऑफ GDP है। प्रॉब्लम ये है कि एक आम पाकिस्तानी वो देख रहा है कि ना उसके वहाँ पे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, डिस्पेंसरीज हैं, पुलिस स्टेशन हैं, अदलिया है, वो ढूंढ रहा है और उसको नहीं मिल रहे। बेसिक चीज़ें होती हैं जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं अपने मुल्क से, अपने सिस्टम से। यार मैं लाइट ऑन करूं तो भाई बल्ब ऑन हो जाए। ये बिजली का चक्कर, पानी का चक्कर, पानी नहीं आ रहा। अमेरिका में सदारती इंतखाब होने वाला था। गल्फ वॉर में कामयाबी के बाद जॉर्ज बुश सीनियर अपना दूसरा ट्रम्प तकरीबन कंफर्म समझ रहे थे, लेकिन फिर आर्कनसास में मौजूद क्लिंटन कैंपेन हेडक्वार्टर में जेम्स कार्वेल नामी शख्स उठा और व्हाइट बोर्ड पर एक जुमला लिखा, द इकोनॉमी इज स्टूपिड। असल मसला ये था कि गल्फ वॉर में कामयाबी के बावजूद अमरीकी इकोनॉमी बैठी हुई थी, बेरोजगारी में इजाफा हो रहा था, मिडिल क्लास परेशान थी, लोग जंग नहीं जेब देख रहे थे और बुश आलमी सफारतकारी में मसरूफ थे। कुछ सुना सुना लग रहा है ना? खैर छोड़े, क्लिंटन ने जंग के बजाय जेब को अपनी कैंपेन का फोकस बनाया और जीत गए। हकीकत यह है कि शायद हर दौर में हुक्मरान ये समझते हैं कि ताकत, खारजा ताल्लुकात और बड़े बड़े बयानात उन्हें बचा लेंगे, लेकिन जब गैस और बिजली के बिल इतने बढ़ जाएं कि तनख्वाह महीने की 15 तारीख को ही ख़त्म हो जाए तो ऐसा निज़ाम ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। पाकिस्तान का भी यही मसला है। हम जंग तो जीत चुके हैं लेकिन हमारी जेब खाली है। खबरदार अगर किसी ने गल्फ स्ट्रीम जहाज़ों की खरीदारी का जिक्र किया। जो इस वक्त हुक्मरान हम पे हैं हमारे ऊपर, उनके पास ना पब्लिक का कॉन्फिडेंस है, ना कोई मॉरल अथॉरिटी है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल समझ भी नहीं है इनको। ये इतने समझदार लोग नहीं हैं, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और हुकूमत की इस नाअहली ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। 10 सालों में एक आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं हुआ, और जब खरीदार की जेब ही खाली हो तो बाजार कैसे चलेंगे, और जब बाजार नहीं चलेंगे तो नौकरियां कैसे मिलेंगी। इस मुल्क में पिछले 20-30 सालों में आपने सुना है कोई एंग्रो ऐड हुआ हो, कोई डेस्कॉन ऐड हुआ हो? शदीद किस्म का परचेसिंग पावर में डिस्ट्रक्शन हुई है। तो जब कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर पाएगा तो आप प्रोड्यूस करके क्या बेचोगे? स्टार्टिंग पॉइंट तो वही है ना। इफ यू डोंट हैव एन एंटरप्राइज फॉर्मिंग, वेयर विल पीपल हु यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एंटरप्राइज गो? गवर्नमेंट के अपने नंबर्स के मुताबिक पाकिस्तान में आज दूध, दालों और गोश्त का कंजम्पशन 2005 के लेवल पर जा चुका है। सबसे खौफनाक बात तो यह है कि अब पाकिस्तानी रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 55% पाकिस्तानी रोजाना $2 से भी कम में गुजारा कर रहे हैं, और हर 10 में से 4 ग्रेजुएट्स बेरोजगार घूम रहे हैं। I knew this guy who studied from UC Berkeley. उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, वो वापस आए, और चूँकि वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे गए थे वो वापस आए, और जब उन्होंने यहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो उनको अपनी फील्ड की कोई जॉब नहीं मिली। सो दैट गाय देन स्टार्टेड टीचिंग GMAT। और जिनके पास जॉब्स हैं भी उनके हालात बहुत ख़राब हैं। पूरे मुल्क में एक फ़िज़ा ऐसी है जहाँ पे मेरिट, हार्ड वर्क के ऊपर लोगों का यकीन ख़त्म हो चुका है। मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, जो पाकिस्तान में है आज, डिस्पाइट कि वो क्या जॉब कर रहे हैं और कितने पैसे कमा रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पढ़े लिखे लोगों की, उनके लिए अपने बच्चों की एजुकेशन मुश्किल हो गई है, उनके लिए बिजली के बिल मुश्किल हो गए हैं। एक तासुर ये रहा है पिछले कुछ सालों से सैलरीड क्लास की अगर हम बात करें कि अनफेयर ट्रीटमेंट है। कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, इकोनॉमी के, जहाँ पर टैक्स बहुत कम है। एग्री टैक्स पहले था ही नहीं, अब एग्रीकल्चर के ऊपर जो हम टैक्स ले रहे हैं वो भी अगर हम FBR का तखमीना देखें तो 300 अरब का उसमें दे बिलीव कि यहाँ पर पोटेंशियल है कि 300 अरब का कलेक्शन किया जा सके, और अभी अगर हम 8 से 10 अरब का कलेक्शन करें। सैलरी क्लास का प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत विजिबल है, उनकी एट सोर्स सैलरी कट जाती है। लेकिन कुछ सोशल इश्यूज भी हैं जो इस आग पर मजीद तेल डाल रहे हैं।
Young people don't want to own car and they don't want to own house. They want to have Uber and they want to access Airbnb. Mindset is changing. So एक पूरा वो तबका है जो ग्लोबली अपने आप को देखता है. जो बच्चा गांव देहात में फेसबुक पे जो कंटेंट उसको अवेलेबल है वो वही है जो न्यूयॉर्क में बैठे हुए एक बच्चे को है, तो उससे बच्चे और ज़्यादा फैसिनेट होते हैं. एक जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर में एक लड़का अगर उसकी शादी हो जाती है और उसकी वाइफ आके और ये सब साथ रहने रखते हैं और वो लड़का रियलाइज़ करता है कि मेरी बेगम और मेरी माँ या मेरी फैमिली साथ नहीं रह सकती, वो हमारा सोशल टेबू स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि वो शहर में दूसरा फ्लैट रहने से अच्छा आसान ये समझता है कि मैं मुल्क छोड़ के चला जाऊं ताकि मुझे लोगों को जवाब ना देना पड़े. इन तमाम फैक्टर्स ने कंबाइन होकर बाहर जाने की ख्वाहिश को एक जुनून में तब्दील कर दिया है और जुनून की खातिर लोग किसी चीज की परवाह नहीं करते, अपनी जान की भी नहीं. लोग जिंदगी दाव पे लगा के पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं बिकॉज वो बेचारे पाकिस्तान में रह नहीं सकते, तो अपनी जान जोखिम में डाल के बाहर निकल रहे हैं. मैं ऐसे भी लोग जानता हूँ जो अपनी जायदादें बेच के और अपनी फैमिली की इनहेरिटेंस बेच के यहाँ से गए. जिस गांव से मेरा ताल्लुक है उससे बिल्कुल एडजेसेंट गांव है, उसमें ये लास्ट ईयर जो कश्ती डूबी है उसमें 13 लोग थे और उन्हीं एजेंट्स के थ्रू फिर उन्हीं फैमिलीज के दूसरे बच्चे जा रहे होते हैं. डिस्पाइट के फर्स्ट किड्स हैव इज नो मोर इन द वर्ल्ड. ठीक है, वो अपनी जान गंवा चुका है. दिस इज रियली शॉकिंग. ये इमरान रियाज खान है, पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी. ये अपने तज्ज़िये और तबसरों की वजह से बहुत मशहूर हैं, लेकिन इनकी एक और वजह शोहरत भी है और वो ये कि इमरान रियाज पाकिस्तान के सबसे हाई प्रोफाइल डंकी ट्रैवलर है. जनवरी 2025 में वो गैर कानूनी रास्ते इस्तेमाल करते हुए लंदन पहुंच गए. ये तस्वीर उस ही सफ़र के दौरान ली गई. इमरान रियाज तो खैरियत से लंदन पहुंच गए, लेकिन हर साल कई सौ पाकिस्तानी एक बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर घर से बाहर निकलते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते. इनकी कोई एक ऑफिशियल लिस्ट तो नहीं है, लेकिन आलमी इदारों की रिपोर्ट्स एक खौफनाक तस्वीर दिखाती हैं. IOM और FIA के मुताबिक 2023 और 2024 पाकिस्तानियों के लिए अब तक के सबसे खूनी साल साबित हुए हैं. फरवरी 2023 इटली में एक कश्ती डूबी जिसमें 28 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे. 4 माह बाद जून 2023 में ग्रीस के साहिलों के पास एक और सानहा हुआ जिसमें 350 पाकिस्तानी डूब गए. इस साल के शुरू में ही FIA ने बताया कि गुज़श्ता चंद महीनों में मजीद 80 से ज़ायद पाकिस्तानी समुंदर की लहरों की नजर हो चुके हैं. इटली में कलाबेरिया के साहिल पर कश्ती डूबने से 60 गैर कानूनी तारिकीन वतन हलाक हो गए हैं. रोम में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक बदकिस्मत कश्ती पर सवार 40 पाकिस्तानियों में से 12 लापता हैं. पाकिस्तानी यूरोप तक पहुंचने के लिए 2 डंकी रूट्स इस्तेमाल करते हैं. पहला और सबसे खतरनाक रास्ता सेंट्रल मेडिटेरेनियन रूट कहलाता है. लोग पाकिस्तान से लीबिया या मिस्र जाते हैं और वहां से टूटी फूटी मचेरों की कश्तियों में इटली या यूनान के साहिलों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. दूसरा रास्ता वो है जो इमरान रियाज खान ने इस्तेमाल किया. एजेंडों की जुबान में इसे द गेम पुकारा जाता है, क्योंकि इस सफर में डंकी लगाने वाले बलूचिस्तान से ईरान और फिर तुर्की से बल्गारिया तक पूरा सफर पैदल या फिर गधे घोड़ों के जरिए तय करते हैं. और इस रूट का सबसे बड़ा खतरा इन मुमालिक के बॉर्डर गार्ड्स होते हैं जो अक्सर डंकी लगाने वालों पर अंधाधुंध फायरिंग भी कर देते हैं. एक और डिप्रेसिंग स्टैट बताऊं, समुंदर में डूबने वालों में से सिर्फ 13% की लाशें मिल पाती हैं, बाकी सब हमेशा के लिए लापता हो जाते हैं. गुजरात, गुजरावाला और मंडी बाउद्दीन के सैकड़ों खानदान आज भी अपने प्यारों के DNA सैंपल्स लिए बैठे हैं, लेकिन जाने वालों का कोई नामो निशान नहीं. एजेंट्स इन रूट्स के जरिए यूरोप पहुंचाने के 40 से 50 लाख पैसे चार्ज करते हैं और जिन्हें इकट्ठा करने के लिए अक्सर लोग अपना घर और कारोबार तक बेच देते हैं. This is a business opportunity. That's what I'm saying. मैं अभी उनकी एथिक्स को नहीं जज कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ they identified an opportunity. डिमांड इतनी है, डेस्परेशन इतनी है कि सप्लाई और सॉल्यूशंस तो निकल आएंगे. मैं यहाँ पर अभी रिसेंटली यार आई केम अक्रॉस समवन जो यूनिवर्सिटी में वो जो एप्लीकेशन लिखने का होता है और एक जो लेटर, अभी तो मुझे तो पता नहीं है मेरे को यूनिवर्सिटी और ये सब क्या वो लेटर लिखने का होता है, वो लिखने के 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं और अगले 4 साल की बुकिंग है. रुक नहीं जाएगा इस हर्डल पे कि यार मेरा तो लैंग्वेज स्कोर ही नहीं है या मेरे पास तो पैसे ही नहीं है. वो इस हर्डल पे थोड़ी रुक जाएगा.
वो सॉल्यूशंस ढूंढेगा और बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये सॉल्यूशंस देने के लिए तैयार हैं आपको। इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान हमने भी ऐसे ही कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइडर को फेसबुक पर रीच किया। उन्होंने हमें क्या बताया आप खुद भी सुन लीजिए। अगर आपने आइल्स करवाना है 6 से करवाना है 7 करवाना है, आइल्स का 6 का चलो मैं आपको रेट देता हूँ, आप आइल्स 6 बैंड्स करवा लो मेरे से 11 लाख रुपए में, ठीक है, और आइल्स 7 बैंड्स आप मेरे से करवा लो 14 लाख में करवा लो, चलो ठीक है। हाँ, लैंग्वेज सेट है, लैंग्वेज सेट के अंदर जो है ना वो आपने मुझे उसका इनिशियल जो है वो बहुत कम है, वो आपने मुझे 2 लाख पहले देना है, ठीक हो गया। उसके बाद जब आपके दोनों टेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपने मुझे 2 लाख देना है। एडमिशन इंटरव्यूज और लैंग्वेज टेस्ट देने से लेकर बैंक अकाउंट में पैसे अरेंज करने तक ये सॉल्यूशन प्रोवाइडर डेस्परेट पाकिस्तानियों को वीजे के अलावा सब कुछ अरेंज करके दे रहे हैं। लेकिन जब ये फॉर्म 47 वाले स्टूडेंट्स जैसे तैसे करके बाहर पहुंच भी जाते हैं तब भी इनकी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं होती। मेरे पास ये एक स्टूडेंट आया, उसने कहा जी मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है और मैं वापस जाना चाहता हूँ, मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है लेकिन मैं यहाँ आउट ऑफ स्टेटस हूँ। फ्यू डेज लेटर उसका मुझे दोबारा मैसेज आया, उसने कहा माय फादर पास्ड अवे और मैं नहीं जा सका। उसकी जो वॉइस में जो शेम थी, मतलब यू नो वो आप उसको फील कर सकते थे कि वो क्या फील कर रहा है। ये एक स्टूडेंट नहीं है, इस तरह के टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। बच्चा जब यहाँ आ जाता है उसके पास फिर फीस के पैसे नहीं होते, उसके पास फिर रहने के पैसे नहीं होते, ये चीज़ें वो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं सोचते इस बारे में। वो अचानक उसने बैग पकड़ा जी, मुझे मिलने आ गया कि मैं जा रहा हूँ बाहर। मैं बड़ा हैरान हुआ, हक्का बक्का हो गया कि आप किधर जा रहे हैं बाहर, और किस तरह जा रहे हैं। कहता जी मैं कंबोडिया जा रहा हूँ। 15 दिन बाद एक तस्वीर जो उन्होंने भिजवाई, तो जब मैंने तस्वीर देखी उसके हाथ पे वो एक लोहे का, जिस तरह अस्पतालों के बिस्तर होते हैं बेड लोहे के, उस तरह का, और हथकड़ी लगी हुई थी, लेटा हुआ था वो तस्वीर। If this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. पाकिस्तान की अगर किसी भी तरह की एक्सपोर्ट हमने बढ़ानी, सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट तो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं। बाकी तमाम इश्यूज की तरह इस मामले पर भी सिविल और अस्करी क़यादत तो सेम पेज पर नजर आते हैं। और सच भी यही है कि वर्कर रेमिटेंस तमाम कम आमदनी वाले ममालिक की इकोनॉमीज का अहम हिस्सा होती है, लेकिन जो डिपेंडेंस पाकिस्तान की है वो दुनिया में किसी और मुल्क की नहीं। हमारी टोटल आमदनी का 10% हिस्सा अब भी इन रेमिटेंसेस पर मुश्तमिल है। तो अगर ये ओवरसीज पाकिस्तानी साल के 35-40 अरब डॉलर ना बेचते हों तो हम तो एक झटके में डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि क्या रेमिटेंसेस में होने वाला इजाफा वाकई एबनॉर्मल है या फिर हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी स्लो है कि रेमिटेंसेस का हिस्सा इतना बड़ा नजर आ रहा है। आजकल बांग्लादेश से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो चले इनसे ही कंपेयर कर लेते हैं। 2015 में हमारा जीडीपी था $270 बिलियन, जबकि बांग्लादेश का जीडीपी था तकरीबन $200 बिलियन। उस साल हमारी इकोनॉमी में रेमिटेंसेस का हिस्सा 6.5% था, जबकि बांग्लादेश की इकोनॉमी में रेमिटेंसेस का हिस्सा तकरीबन 8% था। लेकिन फिर अगले साल से हालात, जज्बात, वाकयात सब बदल गए। बांग्लादेश की इकोनॉमी ने पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। 2015 में बांग्लादेश की जो इकोनॉमी पाकिस्तान से $70 बिलियन छोटी थी, आज हमसे $50 बिलियन बड़ी हो चुकी है। लेकिन बात सिर्फ जीडीपी ग्रोथ के फर्क की नहीं है। 2015 में दोनों मुल्कों के वर्कर्स रेमिटेंसेस में सिर्फ $3 अरब का फर्क था। लेकिन आज जब बांग्लादेश के रेमिटेंसेस $30 अरब के पास है तो पाकिस्तान में यह नंबर $40 अरब क्रॉस कर चुका है। लेकिन इन दोनों डेटा पॉइंट्स के अलावा एक तीसरा नंबर भी है जो रेमिटेंसेस ग्रोथ में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, और वो है करेंसी डीवैल्यूएशन। 10 साल पहले बांग्लादेश में $1 77 का था, जो आज बढ़कर 122 का हो चुका है, यानी तकरीबन 50% डीवैल्यूएशन। जबकि पाकिस्तानी रुपया पिछले 10 सालों में 180% गिर चुका है। कमजोर और खराब मईशत ने पाकिस्तान को एक नहीं 2 धक्के मारे हैं। एक तो जॉब्स क्रिएट नहीं हुई और दूसरा रुपया भी गिर गया, जिसने फॉरेन जॉब्स को मजीद पुरकशिश बना दिया। रियाज वाले भाई की तनख्वाह बढ़ी हो या नहीं,
लेकिन घर आने वाले पैसे जरूर डबल हो गए और इस पैसे से घर वालों ने खूब प्लॉट्स खरीदे। तो भाई फिर ब्रेन ड्रेन तो अच्छा हुआ है ना। अरे इससे बुराई ही क्या है, लोग इन पैसों से घर खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। अरे हमारी इकोनॉमी में डॉलर्स भी तो आ रहे हैं ना। एग्जैक्टली, यही तो मसला है। 1959 में हॉलैंड में नेचुरल गैस की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई। हमारे 60 ट्रिलियन डॉलर वाली नहीं, असली वाली डिस्कवरी हुई। फिर क्या था, हॉलैंड के मजे आ गए, हर तरफ डॉलर ही डॉलर थे, मुल्क में खुशहाली की बहार आ गई। लेकिन ये खुशहाली अपने साथ एक मसला भी लाई। गैस बेचकर आने वाले डॉलर्स की वजह से हॉलैंड की करेंसी मजबूत होती चली गई। मजबूत करेंसी का मतलब ये था कि हॉलैंड की दूसरी प्रोडक्ट्स जैसे मशीनरी, शिप्स, फैक्ट्रियों का सामान एक्सपोर्ट मार्केट्स में महंगी हो गई। लोग हॉलैंड के बजाय वही चीजें दूसरे मुल्कों से कम कीमत पर खरीदने लगे। फिर क्या था, एक्सपोर्ट्स कम होने लगी, फैक्ट्रियां बंद होने लगी और लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए। इन शॉर्ट, गैस का सेक्टर तो खूब चल रहा था, लेकिन बाकी तमाम मईशत बैठ रही थी और इस अनबैलेंस्ड ग्रोथ को इकोनॉमिस्ट ने नाम दिया डच डिजीज का। MBS भी पिछले कई सालों से सऊदी इकोनॉमी की इस डच डिजीज का इलाज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बैक टू द पेवेलियन, पाकिस्तान का भी आजकल यही हाल है। रेमिटेंसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। पैसा है लेकिन जॉब्स नहीं है। सोने पर सुहागा ये कि पाकिस्तान में आने वाली रेमिटेंसेस का आधा हिस्सा रियल एस्टेट प्लॉटों में पार्क हो जाता है और ये प्लॉट्स ना तो टैक्स देते हैं और ना ही इकोनॉमी में कोई जॉब्स क्रिएट करते हैं। लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने वो मिसाल सुनी है, मुफलिसी में आटा गीला, बस वही हो रहा है। हम इस वक्त वेस्ट को सब्सिडाइज कर रहे हैं इन देयर काइंड ऑफ नीड फॉर स्किल्ड वर्कफोर्स। अभी 2,800 रुपये महीना फीस है, विच इज़ फ्री। अगर आप अपने प्राइवेट इदारों को देखें, हमें सबने फ्री में पढ़ाया है इस मुल्क में। हो सकता है मैं पाकिस्तान की वजह से डॉक्टर बन गया, बाहर होता तो शायद नहीं भी बन पाता। प्रॉब्लम ये होता है कि जिसकी काबिलियत ज़्यादा होती है, जिसको जाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, वो चला जाता है। तो जहाँ यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी कम काबिलियत होती है। शायद यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ज्यादातर वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजारने लगे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम मसला है। हमारी 60 से 70% रेमिटेंसेस सिर्फ 2 मुल्कों से आती हैं, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात। और इन 2 में से एक आजकल हमसे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो they've gone to universities abroad, अमेरिका में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, बहुत अच्छी जगहों से पढ़े और उनको दुबई में जॉब ऑफर हुई, दुबई में जॉब मिली, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट था तो उनको वीज़ा रिफ्यूज हो गया। अगर हम 2011 से 2020 देखें तो UAE जो लोग जाते थे वो तकरीबन मिक्स के अंदर 40% था, अब वो 6 to 7% है। सऊदी अरेबिया हैज़ एक्चुअली टेकन ऑन द रोल, अब 70% लोग जो है वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर कल कला को सऊदी अरब में कोई प्रॉब्लम हो गई तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा। इन शॉर्ट, टू मच ऑफ एनीथिंग इज नॉट अ गुड थिंग। रेमिटेंसेस अच्छी तभी होती है जब इनके साथ बाकी इकोनॉमी भी ग्रो करे। इसमें कोई शक नहीं कि परदेश के अपने ही गम होते हैं। पासपोर्ट भले ही किसी भी रंग का मिल जाए, इंसान के दिल और दिमाग पर चढ़े अपनों के रंग कभी नहीं बदलते। माँ बाप, रिश्तेदार तो बड़ी चीज है। बाहर वालों को अपने मोहल्ले के ढाबे और पान के खोखे की भी ऐसी याद आती है कि अक्सर आंखें भीग जाती हैं। शायद इंसान का नेचर है, वो कभी खुश नहीं रहता। जब मैं पाकिस्तान आता हूँ और कहीं मैं बैठा होता हूँ और लोग मुझसे पूछते हैं अच्छा जी आप क्या करते हैं, मैं उनको कहता हूँ जी मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वो मुझे वहीं बिठा लेते हैं, कहते हैं हाँ अच्छा ज़रा हमें बताएं आप किस तरह हम कर सकते हैं। मैं कनाडा में लोगों से बात करता हूँ, कनाडा में सेटल्ड हैं सारे, हाँ ये तो है यार, यहाँ टैक्सेस बहुत, यार मैं सऊदी में देख रहा हूँ जॉब, मैं सऊदी अरेबिया में जॉब देख रहा हूँ। मैं दुबई में, मिडिल ईस्ट में जो लोग बेस्ड हैं उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं हाँ यार पैसा तो यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत पैसे हैं यहाँ पे, लेकिन पासपोर्ट नहीं देते यार। तो आप बताओ कनाडा हम कैसे आ सकते हैं। मैं एक ही दिन में कई दफ़ा 3 ऐसे लोगों से बात करता हूँ जो 3 डिफरेंट जगहों पे हैं और वो एक दूसरे की जगह पे जाना चाहते हैं। लेकिन ये भी सच है कि तर्के वतन करने वाले ज्यादातर अफराद यहाँ के मुकाबले में वहाँ ज्यादा कामयाब और पुरसकून जिंदगी एंजॉय करते हैं। इनसे मिलिए, ये है जिब्रान नियाज। 2005 में कराची से खाली बैंक अकाउंट के साथ अमेरिका गए। आज इनका अमेरिका में $1 बिलियन बिजनेस है। और ये है अम्मार अख्तर। इन्होंने 2007 में पाकिस्तान छोड़ा और आज ये यूके में 20 मिलियन पाउंड कंपनी के मालिक हैं। इन दोनों से हमने एक ही सवाल पूछा, क्या ये पाकिस्तान में ये सब
अचीव कर सकते थे। अगर आप अमेरिका न जाते तो क्या आज आप $1 बिलियन बिजनेस के ऊपर बैठे हुए होते? 5,000 रुपए की नौकरी कर रहा था तो अभी हो सकता है 4-5 लाख रुपए की कर रहा होता। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती और मैं इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बन सकता, तो वो मुश्किल था। जितना मैंने स्केल किया है आज की डेट तक शायद वो मुमकिन नहीं था। वो फंड रेजिंग, वो इन्वेस्टर्स, वो इकोसिस्टम, शायद मैं वो ना कर पाता। लेकिन यहाँ एक सवाल है, पाकिस्तान में 20 साल से कम उम्र के 12 करोड़ नौजवान रहते हैं। इनमें से कितने बाहर सेटल हो जाएंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, और जितनी देर में ये सेटल होंगे उस वक्त तक इतने ही और पैदा हो चुके होंगे। क्या आप पाकिस्तान को सिर्फ एक ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सपोर्ट कंट्री बनाना चाहते हैं? आजकल के जो हालात हैं वो आसान नहीं है, स्पेशली दुनिया में नेशनलिज्म की फ़िज़ा है और लोग अपने नेशनल लोगों को ज़्यादा नौकरियां देना प्रेफर कर रहे हैं। So you can never kind of continue with the situation which is now. से पहले गवर्नमेंट के अंदर और जो पब्लिक परसेप्शन है उसके अंदर इसको क्लियरली लाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में करप्ट लोग तरक्की नहीं करते, पाकिस्तान में मेहनती और काबिल लोग तरक्की करते। जो आपने नौकरी पेशा लोगों पे ख़ास तौर पर टैक्स लगाया है जो कि 38.15% तक है, इस टैक्स में कमी चाहिए। और टैक्स रेट्स आप कम नहीं कर सकते क्योंकि टैक्स रेट्स कम करेंगे तो पाकिस्तान और मकरूज़ हो जाएगा, लिहाजा आपको पहले अपने अखराजात कम करने चाहिए। छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एसएमई सेक्टर होता है, उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि लोग अपना काम कर सकें और उसको लेके आगे चल सकें। आवर एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर्स गुलाम, वो नौकर बनाता है, वो नौकरी ढूंढना चाहता है। इतने ब्राइट स्टूडेंट्स, उनकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है जैसे हज का सा सवाब हो गया अगर उनको एमएनसी में नौकरी मिल गई। अगर पाकिस्तान की लीडरशिप पॉलिटिकल अदरवाइज किसी न किसी तरीके से 60 to 70 प्लस से शिफ्ट करके 30 to 40 प्लस में आप ट्रांजिशन कर दें। गेट आउट ऑफ द वे, डीरेगुलेट। हुकूमत का काम है मेरे भाई, पॉलिसी बनाओ, तालीम दे दो, सेहत दे दो, सेफ्टी दे दो और सस्ती बिजली दे दो। और साइड इसके अलावा खुदा के लिए कुछ ना करो, खुदा के लिए जाओ भाई, तुम जो करना है करो। कैलिफोर्निया अमेरिका की अमीर तरीन रियासत है। सिर्फ कैलिफोर्निया का जीडीपी पूरी इंडियन इकोनॉमी के बराबर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कैलिफोर्निया का कैपिटल कौन सा शहर है तो क्या आप गूगल किए बगैर बता सकते हैं? नो, कैलिफोर्निया का कैपिटल ना ही लॉस एंजलिस है और ना ही सैन फ्रांसिस्को। कैलिफोर्निया का दारुल हुकूमत सैक्रामेंटो नामी एक शहर है, लेकिन आपने इसका नाम कभी नहीं सुना होगा क्योंकि पावरफुल स्टेट्स आर इनविजिबल स्टेट्स। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इन तमाम तर नाकामियों और नाअहली के बावजूद हुकूमत आपको हर जगह नजर आएगी। शायद इस सुतेरी माँ की तरह जो घर में तो औलाद पर बहुत जुल्म करती है, लेकिन दूसरों के सामने जुल्म को छुपाने के लिए बच्चों पर नुमाइशी प्यार जताती हैं। खैर, ये ब्रेन ड्रेन है या गेन, इसका फैसला तो आप कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो बस एक सवाल तंग कर रहा है। अगर 70s में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी पाकिस्तान आने के बजाय वहीं हॉलैंड में बैठकर पैसे भेजते रहते तो क्या हो जाता? कमेंट्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।